मोटे लाला जलेबी वाले, हिंदी स्टोरी ऑफ ओल्ड शॉप। मोरल स्टोरीज। हिंदी स्टोरी ऑफ ओल्ड शॉप। घर से निकलते ही बाहर चौराहे के सामने ही मोटे लाला जलेबी वाले की मशहूर दुकान थी। सुबह बेडमी, कचौरी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी मिलती थी। शाम को एक बड़ी सी कड़ाही में दूध उबाला जाता था, जिससे रबड़ी तैयार होती थी। रात को दूर दूर से लोग दूध जलेबी खाने के लिए आते थे। छज्जू मल बहुत मोटे थे। वे दुकान पर बैठे रहते थे, अपने कारीगरों को डांटते रहते थे। गला संभालना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। किसी से भी 1 रुपए का हिसाब गलत नहीं होता था। सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक दुकान पर ही बैठे रहते थे। सभी उन्हें मोटे लाला के नाम से जानते थे। कुछ पुराने लोग थे जिन्हें उनका नाम छज्जू मल पता था। मैं उस समय 13 या 14 वर्ष का था। माँ से 5 रुपए लेकर जाता था। 2 रुपए की 2 बेडमी और 3 रुपए की जलेबी आ जाती थी। वहीं बराबर में पड़ी बेंच पर बैठकर खाता था। हम 2 दोस्त जाते थे। हम कोशिश करते थे कि एक ही बेडमी में सारी सब्जी खा जाते थे, फिर दोबारा दोना लेकर आगे बढ़ा देते थे। आलस की कीमत। लेज़ीनेस स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी। मैं, भैया थोड़ी सी सब्जी देना। सब्जी देने वाला लड़का लाला जी की ओर देखता। लाल जी हम दोनों को घूर कर देखते, इससे पहले वो कुछ बोलते। मैं, अरे लाल जी आपकी सब्जी बहुत टेस्टी है, इसीलिए तो यहाँ रोज बेडमी खाने आते हैं, वरना अगले चौराहे पर 2 रुपए की 3 मिलती है। चल भैया डाल दे सब्जी। लाला जी कुछ नहीं बोलते और सब्जी वाला सब्जी डाल देता है। यह हमारा रोज का काम था। एक दिन शाम को हमारे कुछ रिश्तेदार घर आए। शाम को खाना खाने के बाद दूध जलेबी की फरमाइश होने लगी। पहले तो मेरी ड्यूटी लगी दूध जलेबी पैकर करवा कर लाने की, लेकिन तभी कानपुरा वाली बुआ बोली, बुआ जी, भैया याद है बचपन में हम कैसे छज्जू हलवाई की जलेबी खाते थे, वह अभी भी है या? मैं, बुआ जी यहाँ कोई छज्जू हलवाई नहीं है, हम तो मोटे लाल की जलेबी लाते हैं। पिताजी, अरे दीदी है छज्जू हलवाई। मुन्ना मोटे लाला का असली नाम छज्जू हलवाई है। पहले वह बहुत पतला था, अपने पिता के साथ केवल दूध जलेबी बेचता था। बुआ, छोड़ो न भैया, वहीं चलकर खाते हैं। सर्दी का टाइम है, गरम गरम दूध और जलेबी, मजा आ जाएगा। हम सब तैयार होकर मोटे लाला की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दूध जलेबी का ऑर्डर देकर हम वहीं भट्टी के पास खड़े होकर दूध को उबलता हुआ देख रहे थे। छज्जू हलवाई, अच्छा तो गौरी शंकर जी ये आपका लड़का है। हर रोज सुबह जिद करके 2-2 बार सब्जी लेता है, ऊपर से धमकी भी देता है। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। मुझे लगा कहीं जमीन में गड़ जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है बेडमी केवल 2 रुपए की आती है। पिताजी, क्यों मुन्ना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रोज बेडमी क्यों खाते हो? से चीजें कभी कभी ठीक रहती हैं। मैं, नहीं पिताजी, कभी कभी खाता हूँ। छज्जू हलवाई, छोड़ो गौरी शंकर जी बच्चा है, मैं जानता नहीं था कि आपका बेटा है। सभी जोर जोर से हंस रहे थे। मैं गुस्से से मोटे लाला को घूर रहा था। अगले दिन से मैंने उस दुकान पर जाना छोड़ दिया। एक दिन घरवालों के लिए जलेबी लेने गया तो छज्जू हलवाई ने रोक लिया। छज्जू हलवाई, भैया तुमने आना बंद कर दिया। हम तो उस दिन ऐसे ही कह रहे थे, जितनी चाहे सब्जी ले लिया करो। तुम्हारे पिताजी बचपन से इसी दुकान पर आते थे। अच्छा नहीं लगता अब तुम कोई और दुकान पर जाओ। मैं अब कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा। मेरा भी गुस्सा तब तक निकल चुका था। अगले दिन से हमारा वही सिलसिला चलने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। मैं पढ़ाई पूरी करके दिल्ली आ गया, यही जॉब लग गई। एक दिन पिताजी का फोन आया, उन्होंने बुलाया था। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो माँ ने बताया, माँ, बेटा तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू देख ले तो हम बात पक्की कर दे।
अगले दिन मुझे लड़की दिखाई गई। लड़की ठीक थी, मैंने हाँ कर दी। मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। शादी से 4 दिन पहले मैं घर गया। 2 दिन बाद सगाई थी। पिताजी ने सामने एक बड़ी सी धर्मशाला में सारा इंतजाम किया था। मैंने वहां जाकर देखा, छज्जू हलवाई बैठा था। उसके बहुत सारे लोग मिठाई तैयार कर रहे थे। पिताजी, बेटा इससे अच्छा हलवाई नहीं मिलेगा। मुझे देखते ही छज्जू हलवाई के चेहरे पर खुशी आ गई। छज्जू हलवाई, आ गए भैया शहर से, चिंता मत करो, सब काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सगाई और शादी कब बीत गई पता ही नहीं चला। मधु को पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश था। 2 महीने घर में रहने के बाद मधु को भी पिताजी ने मेरे छोटे भाई के साथ दिल्ली भेज दिया। हम दोनों ने यहाँ अपनी छोटी सी नई गृहस्थी शुरू की। समय कम पंख लगाकर उड़ गया। एक बार एक दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला। मैं और मधु शादी से 1 दिन पहले ही घर के लिए रवाना हो गए। कार में सामान रखा और ड्राइव करते करते घर पहुँचने ही वाले थे। तभी मैंने मधु से कहा, मधु तुमने हमारे वाले चौराहे के मोटे लाला की जलेबी खाई है? मधु, हाँ पिताजी एक बार लाए थे। चलो आज वही दूध जलेबी खाएंगे और घर वालों के लिए पैक करा लेंगे। मैं जल्द से जल्द उस चौराहे पर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा दुकान बंद थी। बाहर एक लड़का मोमोज बेच रहा था। बेटा ये दुकान आज बंद है क्या? लड़का, भैया यह तो सालों से बंद है, आप मोमोज खाएंगे? नहीं। यह कहकर मैं चौराहे से सीधे अपने घर पहुंचा। माँ पिताजी से मिलकर बैठे चाय पी रहे थे। तभी मैंने छज्जू हलवाई की दुकान का पता किया। पिताजी, मुन्ना, धीरे धीरे शहर का कल्चर बदल गया। लोग अब मोमोज खाने लगे। छज्जू हलवाई की दुकानदारी कम होने लगी। धीरे धीरे कारीगर कम होने लगे। एक दिन पता लगा छज्जू हलवाई को हार्ट अटैक पड़ा। उसे अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही खत्म हो गया। तब से दुकान बंद है। उसका एक ही लड़का था जो शहर में नौकरी करता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वह दुकान बेच रहा है, पता नहीं कौन खरीदेगा। यह सब सुनकर एक पल के लिए मेरी आंखें नम हो गई। हम अपने कल्चर से कितना दूर होते जा रहे हैं। एलिफेंट एंड कार स्टोरी। एलिफेंट एंड कार स्टोरी। भोलू हाथी एक जंगल में रहता था। वह जंगल में रहना नहीं चाहता था। जंगल के पास से जो रास्ता गुजरता था, उस पर वह सुंदर और चमकीली कारों को आते जाते देखता था। उसका बहुत मन करता था कि उसके पास भी एक कार होनी चाहिए। एक दिन वह जंगल के पास वाले रोड के पास एक जग खड़ा था। तभी पास ही में एक कार आकर रुकती है। कार में 2 लोग सवार थे। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी को खोलकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाती। तभी उन्हें एक हाथी नजर आता है। वह उसे देखकर डर जाती हैं, लेकिन तभी भोलू उनके सामने आ जाता है। वह धीरे धीरे चलकर पूरी गाड़ी को चारों ओर से देखता है। फिर वह उन दोनों को उसमें बैठने के लिए इशारा करता है। दोनों उसका इशारा समझकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद भोलू गाड़ी को अपनी सूंड से धक्का देने लगता है। वह धीरे धीरे उन्हें जंगल से बाहर निकाल देता है। पास ही में गाड़ी ठीक करने की गैराज थी। दोनों उतरकर हाथी से कहते हैं, आपने हमारी बहुत मदद की, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपके लिए केले ला दें? यह सुनकर भोलू गाड़ी के चारों ओर घूमने लगता है और गाड़ी पर बार बार सूंड मारने लगता है। उन दोनों में एक सेठ जी थे और दूसरा उनका नौकर। सेठ जी कहते हैं, तुम्हें यह कार चाहिए? यह सुनकर भोलू हाँ में सूंड हिलाने लगता है। सेठ जी भोलू से कहते हैं, तुम जाओ, बहुत जल्दी हम यह गाड़ी तुम्हें देने आएंगे। एडवर्टाइजमेंट्स। भोलू मुड़कर वापस चला जाता है। सेठ जी का नौकर कहता है, ये क्या कर रहे हो सेठ जी? वो कौन सा हमें पकड़ लेगा, बेकार ही इतनी महंगी गाड़ी उसे दे रहे हैं।
सेठ जी ने कहा, अगर वो चाहता तो हमसे ये गाड़ी छीन भी सकता था, लेकिन उसने हमारी मदद की। यह कहकर सेठ जी गैराज में चले जाते हैं, वहाँ के इंजीनियर को कुछ समझाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भोलू नदी के किनारे पानी पी रहा था, तभी उसे गाड़ी का रॉर्न सुनाई दिया। भोलू दौड़कर रोड पर आया तो देखा सेठ जी गाड़ी के साथ खड़े थे। उन्होंने गाड़ी को लंबा करा दिया था, बड़ा सा गेट लगवा दिया था जिससे भोलू उसमें चढ़ सके। आगे 2 बड़े बड़े डिब्बे जैसे रबर के बटन लगा दिए। पैर से आगे पीछे करने से गाड़ी चलने लगती थी, ये कार के पेडल थे। सेठ जी ने गेट खोला, भोलू उसमें जाकर बैठ गया। अब वह पैर आगे पीछे करने लगा, जिससे धीरे धीरे गाड़ी चलने लगती है। भोलू को बहुत मजा आता है। वह गाड़ी को रोककर उससे नीचे उतरकर जमीन पर बैठकर सेठ जी के पैरों को सूंड से छूता है, जैसे सेठ जी को धन्यवाद दे रहा हो। सेठ जी उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वे कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इस तरह भोलू का कार चलाने का सपना पूरा हो जाता है। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे।